तो आज हम गीता के त्रयोदश अध्याय मतलब 13वां अध्याय या 13th चैप्टर करेंगे। जो 13वां चैप्टर है, एक मिनट दे दीजिए, उसमें 34 श्लोक है। तो इसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। तो क्षेत्र मतलब जमीन होता है, जमीन, लैंड, फार्म लैंड। क्षेत्रज्ञ जो उस लैंड को जानने वाला। तो जैसे एक होता है ना किसान, और उसकी फार्म लैंड, वही फिलोसफिकली, मेटाफोरिकली बताते हैं। शरीर और आत्मा एक क्षेत्र है, एक क्षेत्रज्ञ है। ऐसी मेटाफोर के साथ वो एक खूबसूरत चैप्टर है, देखते हैं। श्री भगवान वाच, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, एतत् यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। भगवान कृष्ण ने कहा, हे कौन्तेय, कुंती का बेटा अर्जुन, इदम शरीरम, ये जो शरीर या बॉडी है, ये क्षेत्रम इति अभिधीयते, इसको क्षेत्र कहा जाता है। एतत् यो वेति, और जो इस क्षेत्र को, शरीर को जानता है, तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इति तद्विदा, ऐसे इस टॉपिक को समझने वाले लोग बताते हैं। तो क्षेत्र जैसे मैंने बताया, खेत, हिंदी में जिसको आप खेत कहते हो, जमीन जहाँ खेती होती है, फार्मलैंड। और क्षेत्रज्ञ का लिटरेरी मीनिंग है जानने वाला, जो उस खेत को जानता है। जैसे गणितज्ञ, गणित को जानने वाला, है ना। राजनीतिज्ञ, राजनीति को जानने वाला। वेदज्ञ, वेद को जानने वाला। ज्ञ जहाँ लगता है उसका मतलब जानने वाला। तो क्षेत्रज्ञ क्षेत्र को जानने वाला। तो कुंती पुत्र, कुंती का बेटा अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र है। इसको क्षेत्र क्यों कहते हैं? तो उसमें तीन चार धातु से वो बना है। क्षतत्राणात, ये एक ऐसा चीज है, ये शरीर जिसमें बार बार घाव होते रहते हैं, जिसको बचाना होता है, या घाव होने की हमेशा डर रहता है। क्षत, क्षत कहते हैं घाव, उसे बचाने की कोशिश करते रहते हैं, इसलिए इसको क्षेत्र कहते हैं। क्षयात, दूसरा है कि शरीर की नेचर है क्षय होना, ग्रेजुअली डिके होना, क्षीण होना, ये उसका नेचर है। तीसरा है क्षरणात, या फिर नष्ट हो जाता है। तो इन सब कारणों से इसको, शरीर को क्षेत्र कहते हैं। वैसे इस बॉडी को शरीर भी इसी कारण से कहते हैं। जो रूट वर्ड है वो है श्री, तो उसका भी भाव है कि श्री क्षरण है, वो क्षय होता है, नष्ट होता है। तो ये उसकी नेचर है शरीर का, इसलिए उसको शरीर भी बोलते हैं, और क्षेत्र। और बॉडी के साथ क्या मेटाफोरिकली कनेक्शन है? खेत अपने आप में कुछ उगाता नहीं है, पर खेत बेस होता है, फाउंडेशन होता है। फसल उसी में उगते हैं, लाइफ उसी में आते हैं। लाइफ में जो हलचल होना है, फसलों में जो हलचल होना है, वही होता है। पर होते हैं सब कुछ खेत में। इसी तरह ये बॉडी जो खेत की तरह है, सब कुछ हमारे लाइफ में जो कुछ घटता है इसी बॉडी में होता है। पर बॉडी के कारण नहीं होता, उसके अंदर जो आपको पेन है, प्लेजर है, सफरिंग है, अच्छा है, बुरा है, फीलिंग जो है, वो तो किसान करता है, वो आत्मा है। और आत्मा के साथ बाकी जो मन बुद्धि आदि आ जाते हैं, इंद्रियां, वो फंक्शनल होते हैं, तो वो करते हैं। पर होता सब कुछ इसी शरीर। तो ये खेत है। क्षेत्रज्ञ आत्मा को कहा, क्योंकि वो इस शरीर का मालिक नहीं है, ये किसान नहीं कहा।
कि ये क्षेत्री है या खेत वाला है। खेत वाला वो नहीं है, वो तो रेंटेड हाउस में रहता है आत्मा, है ना। उसको आया है, कुछ साल तक रहेगा, कुछ दिन, कुछ साल, कुछ डिकेड, जिसकी जितनी है, उसके बाद छोड़ेगा, फिर नए घर में जाएगा। उसका घर बदलता रहता है। किसान का खेत बदलता नहीं। किसान बदल सकता है पर खेत तो वही रहता है। पर यहाँ उल्टा है, वहां किसान तो वही है, खेत बदलते रहते हैं। इसलिए जो ओनर होता है ना, ओनर तो वो घर उसका मालिक होता है घर का। पर जो रेंट वाला होता है वो तो एक ही जगह अपना घर है, चलो लाइफ में एक आधा और कहीं चेंज कर लिया। पर रेंट वालों का, टेनेंट जो होते हैं, उनका कोई भरोसा थोड़ी है, वो तो 10 साल में 5 घर भी बदल देंगे। तो ये कनेक्शन है क्षेत्रज्ञ। और वो जो आत्मा जो इस शरीर को जानता है, समझता है। तो ये दो चीजें हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। इसको थोड़ा आप पिंड से ब्रह्मांड की ओर ले जाइए। पिंड समझते हैं, ये जो फिजिकल बॉडी, और ब्रह्मांड जो कॉस्मोस है, यूनिवर्स है। तो इसी मेटाफोर को आप ब्रह्मांड में लगा दीजिए। तो ब्रह्मांड जो है वो खेत है, और उस खेत की जो क्षेत्रज्ञ है वो ब्रह्मन है, परमात्मा है ना। क्षेत्रज्ञ, एक दूसरी भाषा में कहें, जो मैटेरियल चीजें हैं वो खेत है, जो मैटर है, और जो कॉन्सस है वो क्षेत्रज्ञ है। बात क्लियर हुई? वैसे तो आगे हम और बहुत इसके पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। अगला श्लोक। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यत्तज्ज्ञानम् मतं मम। जैसे शरीर खेत है, वैसे ये जो ब्रह्मांड है वो कितने सारे खेत उसमें है, कितनी बॉडीज हैं, कितने छोटी खेत हैं, बड़े खेत हैं। उन सब खेतों का जो जानने वाला, समझने वाला मालिक, वो आप मुझे समझना, मुझे मतलब यहाँ परमात्मा को। ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है, द नॉलेज ऑफ दैट फार्मलैंड एंड द फार्मर, ये दोनों का, दोनों के बारे में जो ज्ञान है, यत्तत ज्ञानम मतम मम, वो एक्चुअली रियल ज्ञान होता है। ये जानना चाहिए, ऐसा मत, ऐसा मेरा ओपिनियन है। क्या? ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्या है, इसको ठीक ठीक समझना जरूरी है। किसको कह रहे हैं? भारत को। हे भारत, तो भारत, अब ये हम अभी परसों आपने भारत फेस्टिवल सेलिब्रेट किया, तो वो भारत में भरत डायनेस्टी के संतान बच्चे, अर्जुन के लिए शब्द आया है ना। क्योंकि वो डायनेस्टी जो कुरु डायनेस्टी है, उसमें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग जो है वो भरत थे, दुष्यंत और शकुंतला का बेटा। तो वहां से वो डायनेस्टी चलती है। उसमें शांतनु आए, उसमें भीष्म आए, उसमें ये सब पांडव कौरव आए। तो इसलिए उनको सब भारत कहा जाता है। जैसे राम को राघव कहा जाता है, दाशरथी कहा जाता है ना, रघु खानदान में पैदा हुए दशरथ के बेटे के रूप में। इसी तरह चलिए, तहे अर्जुन भरत वंश के संतान। जैसे शरीर खेत है, और शरीर में रहने वाले आत्मा फार्मर है, खेत किसान है। इसी तरह सर्व क्षेत्रेषु, इस दुनिया में कितने खेत होंगे, छोटे बड़े, आप काउंट नहीं कर सकते, काउंटलेस, नंबर काउंट नहीं हो सकता। ये जो अनकाउंटेबल नंबर की जितने भी खेत हैं, मतलब सोलर सिस्टम को खेत मानो, प्लानेट को खेत मानो, प्लानेट में रहने वाले देशों को खेत मानो, कॉन्टिनेंट को, कॉन्टिनेंट में देशों को, जगह को, गांव को, कम्युनिटी को, घर को, घर के रहने वाले हम इंसान, हमारे शरीर को, ये सब खेत।
अब अमेरिका में देखते हैं यहाँ वो कंटिनेंट या प्लानेट की तरह खेत, मतलब यहाँ सब प्रोफेशनल फार्मर होते हैं, तो उनके हजार हजार एकड़ की लैंड है। अब भारत में आप जाएंगे, क्योंकि वो फैमिली के द्वारा आने वाला खेत है, तो एक बाप था, उनके चार बेटे हैं, चार बेटों में खेत बंट गया, चारों के आठ हैं, फिर और छोटे छोटे हो गए, तो वो छोटे छोटे खेत होते हैं। इसी तरह इस ब्रह्मांड में भी छोटे खेत है। सबसे छोटा खेत आपका शरीर है, और सबसे बड़ा खेत जो है वो पूरा ब्रह्मांड है। ये जो पूरा ब्रह्मांड और उसमें रहने वाले छोटे बड़े सारे खेत, उन खेतों का जो बड़ा किसान है, जिसको कहते हैं ना, जो जो जैसे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी भारत में बनती है। तो भारत में छोटे छोटे फार्मर होते हैं, छोटे छोटे मिल्कमैन, गाय पालने वाले होते हैं, छोटे छोटे कपड़े बुनने वाले होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वहां कोऑपरेटिव सोसाइटी बना देते हैं। जैसे आप अमूल है, भारत वो दिल्ली में वो पता नहीं क्या डायरी डायरी मिल्क के, हर राज्य का अलग अलग मिल्क के बारे में वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रखा है। इसी तरह चीनी वालों की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो कपड़े बुनते हैं, जो हैंडलूम बनाते हैं, उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो जो अलग अलग फसल करते हैं उनकी कोऑपरेटिव। क्या होता है, और छोटे छोटे खेत हैं, छोटे छोटे कमाई है, और लाखों करोड़, वो एक सोसाइटी बन गई कोऑपरेटिव, उसमें सब मेंबर हो जाते हैं। भाई आपका हर कोई सपोज दूध का लेते हैं, सुबह और शाम गए, गांव के एक कार्नर में एक सेंटर बना हुआ है, आप जाओ अपना दूध जितना आपको 500 ग्राम आज निकला, 1 लीटर निकला, 10 लीटर निकला, 50 लीटर निकला, जो भी दूध निकला, आप जा करके वहां दे दो। सबकी दूध एक साथ होता है, सब गांव में, सब जगह, सब जगह सेम सिस्टम है। तो उनकी टाइम फिक्स है, वो दूध सब कलेक्ट होता है, इतने बजे गाड़ी आती है, वो गाड़ी लेकर के फैक्ट्री, जहाँ उनकी दूध की फैक्ट्री है, वहां चले जाते हैं, उनको प्रोसेस कर लेते हैं, फिर वो दूध दही मक्खन घी पनीर जो बनाना है वो बना के फिर वो बेच देते हैं। वो सिंगल फार्मर नहीं कर सकता, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले करते हैं। पर है तो फिर वो सिंगल यूनिटी बन जाती है। इसी तरह ये ब्रह्मांड भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, खेतों की कोऑपरेटिव सोसाइटी है। उसमें हर एक में अलग अलग क्षेत्रज्ञ है, किसान है, पर वो जब वो सिंगल एंटिटी बन जाते हैं, उनका जो मालिक है वो परमात्मा होता है। कहते हैं, माम विद्धि, मुझे जानो, परमात्मा को जानो, इस विशाल ब्रह्मांड रूपा खेत, और उस खेत में बने हुए जो छोटे छोटे खेतों की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उन सब का जो मालिक है वो आप मुझे जानो। और इसका ज्ञान जो इस चैप्टर में डिस्कशन होगा, ये खेत और खेती करने वाले किसान, इनके ज्ञान, वो ज्ञान ही रियल ज्ञान है। यही समझ सबको समझना चाहिए। तो देखते हैं क्या ज्ञान है वो। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। तो हम क्या डिस्कशन करेंगे। श्री कृष्ण कह रहे हैं, तत्क्षेत्रम, वो जो फार्म लैंड है, खेती है, यच्च वो कैसा है, यादृक् च किस नेचर का है, यद विकारी उसमें किस तरह के विकार या मॉडिफिकेशंस होते हैं, यतश्चर वो कहाँ से पैदा होते हैं, ये सब हम समझेंगे। और दूसरा, ये तो हुआ खेत के बारे में। अब अब जो किसान है, खेत को समझने वाला, यूज करने वाला, सचायो, और वो जो किसान जिसको पुल्लिंग में बताया, वो कैसा है, उसकी क्या नेचर है, यद प्रभावश्च, और उसकी क्या पावर है, क्या एबिलिटी है, तत्समासेन में शुणु, वो सब कुछ मैं तुम्हें समास में बोलूंगा। समास का मतलब यहाँ समराइज्ड करके, कंडेंस्ड करके मैं तुम्हें बताऊंगा, वो तुम ध्यान से सुनो। ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधैः पृथक्
ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। ये जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, खेत और किसान की कहानी, वो कहानी ऐसा नहीं कि कोई मैं तुम्हें रैंडमली वैसे ही कोई फिक्शनल कोई स्टोरी सुना दे दूंगा। ये जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड है। इस पर इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने रिसर्च किया है, बहुत सारे बुक्स लिखे हैं। मतलब मैं जो बातें कर रहा हूँ उनको आप लिटररी मत लेना, मैं भी मेटाफोरिकली बोल रहा हूँ। मतलब आज की कॉन्टेक्स्ट में है ना। बात ऐसी होती है कि कल आप सोचेंगे कि मैं एक कोई टॉपिक पर बात कर रहा हूं जो बहुत ही यूनिक है, कोई नहीं सुनने आने वाला है, क्योंकि आपकी कोई क्रेडिबिलिटी अभी तक नहीं है, कोई आप फेमस नहीं है या जो नहीं है कि आप कहेंगे कि मैं आपको आई एम हियर टू ब्रिंग ए न्यू थ्योरी और एनी कंसेप्ट, कोई नहीं सुनेगा। तो आप क्या करेंगे? तो आप जो शुरुआत करेंगे, सपोज कोई भी नई टॉपिक या कोई भी चीज आप डिस्कशन करो कि ये जो मैं बताने जा रहा हूं, ये इसकी हिस्ट्री ये है, इस पर ये काम हुआ है, इन इन लोगों ने इनको ऐसे माना है, और इसमें मेरा भी ये व्यू पॉइंट है। हो सकता है वो व्यू पॉइंट अलग हो या सेम हो, या आप उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। पर कहेंगे जी दे मैं आ गया जी, आप मैं अभी आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये डीएनए कैसे काम करता है, तो एक नई चीज बताऊंगा। वो कहेंगे तुम कौन हो भाई? कोई प्रोफेसर हो किसी यूनिवर्सिटी में? कोई रिसर्च करते हो? कितने साल का एक्सपीरियंस है? अभी तक क्या किया है? कोई बुक छापा है? नहीं छापा है? बात समझ में आती है ना? आपकी क्रेडिबिलिटी भी तो जरूरी होती है ना। तो जो, चलो कोई नई चीज आप लाएंगे तब तो ठीक है, जब पहले किसी ने सोचा ही नहीं, although उसको एक्सेप्ट करने वाले कभी होते ही नहीं है। ध्यान रखिए, इवन आज भी जो भी किसी भी स्टेट में, कल्चर में, ट्रेडिशन में, फैमिली में, सोसाइटी में कोई नई चीजें आती हैं, उनको मनवाना इज वेरी डिफिकल्ट, टाइम लगता है। जब भी 16th सेंचुरी में साइंस की रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ वेस्टर्न वर्ल्ड से, हम्म, जो मॉडर्न साइंस की जो जो रिवॉल्यूशन हुआ, तो ऐसा नहीं कि वो कोई साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपने ज्ञान दे दिया और सबने ताली बजाया, वाह आप तो बड़े महाज्ञानी हैं। नहीं, नए नए जब आए, आपने स्टोरी पढ़ी है गैलीलियो से लेकर न्यूटन से, कितनी उनको, किनके उनके साथ क्या क्या खराब व्यवहार भी हुआ, और जिनके साथ खराब व्यवहार नहीं भी हुआ, ऐसा नहीं कि लोगों ने रातों रात उनको एक्सेप्ट कर लिया। तो उनको वो ट्रस्ट जितना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है अगर नई चीजें ला। पर अगर आप ये प्रूव कर दें कि ये बातें पहले से ही चलता आ रहा है, ये शास्त्र में ये जगह ये है, फिर आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। हमारे यहाँ भी हिंदू परंपरा में भी बहुत सारे नई नई सेक्ट आए, नई नई विचार आए, नए नए फिलोसफी आए, और उनमें से ऐसे बहुत हैं जिनका, सच कहिए, हिंदू शास्त्रों से कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं। पर उन सबने, जिन्होंने भी खराब से खराब बातें, इंक्लूडिंग जो तंत्र, जो आज हिंदुओं में सबसे ज्यादा पॉपुलर कोई विचार है, वो है तंत्र विचार। आपके हर वो पूजा पंडित जी, पुरोहित, पुजारी, वो जो भी पूजा पाठ करता है उसमें रिंग क्लिंग ब्लिंग ब्लांग, वो फट 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 फुट 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 करता रहता है। वो क्या चीज है? वो तंत्र है। और तंत्र सनातन धर्म का विरोधी है। हमने मिला लिया साथ में। क्यों वो मिल गया? क्योंकि जैसे ही आप ये बताना शुरू करते हैं कि ये जो तंत्र है, ज्योतिष है, ये जो चीजें जो आजकल जितने भी ड्रामा चलता है, गुरु डम, गुरु भगवान होता है, इन सबको बस ये बता दो कि ये सब शास्त्रों में लिखा है, एक्सेप्टेबिलिटी 90% बढ़ गई। और जिन लोगों ने कहा कि हम नहीं मानते,
हम नहीं मानते आपके शास्त्र, उनको हिंदुओं ने रिजेक्ट कर दिया। वो कौन थे? बुद्धिस्ट है, जैन है, चारवाक है, लोकायत है। ये क्यों हिंदू धर्म में घुल मिल नहीं गया? क्योंकि वो अड़के रहे कि हम नहीं मानते वेदों को, शास्त्रों को। जबकि बुद्धिज्म में, जैनिज्म में मोस्ट ऑफ जो थॉट है वो हिंदू धर्म का, ये उपनिषद का विचार है। और उससे ज्यादा नॉन हिंदू कंसेप्ट हिंदू आचार्यों ने लाए, इंक्लूडिंग आदि शंकराचार्य। जो जो फिलोसफी ऑफ अद्वैत लाए, वो हिंदू धर्म के किसी भी शास्त्र में वो फिट नहीं बैठ सकता। और उन्होंने सब शास्त्रों का खंडन किया, आदिशंकर ने। योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सबका खंडन कर डाला। पर एक चीज उन्होंने किया, हर चीज को बोलने से पहले या बोलने के बाद उन्होंने कहा श्रुति प्रमाण। उन्होंने वेद और उपनिषद को कनेक्ट कर दिया, अर्थों में अपने ढंग से इंटरप्रेट किया, अर्थ चेंज किया। जो मीनिंग है मंत्रों की, जो अर्थ है, वो अर्थ उन्होंने वो अर्थ नहीं लिया जो उसका अर्थ होना चाहिए। उन्होंने अपने ढंग से उन अर्थों को बदला, पर उसको कनेक्ट कर दिया है वेद आदि शास्त्रों के साथ। तो अब वो इट बिकम्स पार्ट ऑफ हिंदू धर्म। तंत्र जो मैं बता रहा हूं, वो तंत्र का कोई भी विचार किसी भी सनातन धर्म के कंसेप्ट के साथ रिलेशन तो छोड़िए, जस्ट अपोजिट है। जिसको कहना 36 का आंकड़ा। 36 की आंकड़ा समझते हैं? मतलब संस्कृत में और हिंदी में 3 लिखी जाती है लेफ्ट फेस करके, और 6 लिखा जाता है राइट फेस करके। राइट और लेफ्ट फेसिंग है। पर क्यों तंत्र हिंदू धर्म में घुल मिल गया? क्योंकि उसको प्रचार करने वाले लोगों ने कहा कि ये वेद है, ये श्रुति है, ये शास्त्र है। कोई पढ़ने थोड़ी ही जाता है। बात समझ में आती है? तो ये बड़ा जरूरी होता है। आपकी आपकी प्रामाणिकता तभी आती है जब आप अपने आप को उस पुराने परंपरा के साथ कनेक्ट करते हो। तो श्री कृष्ण इस मंत्र में, इस श्लोक में कहते हैं, जो मैं तुम्हें क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की बात बताने जा रहा हूं, वो ऋषिभिर बहुधा गीतम। इसके बारे में मैं तुम्हें कोई नई बात नहीं बताऊंगा कि तुम घबराओगे कि बताने क्या बताने, ये क्या आपने खेत और खेती की बात शुरू कर दी। इस बारे में ऋषियों ने भी बहुत कहा है। और बहुत कहा नहीं, कहा बहुधा, बहुत तरीके से कहा है। इन वेरियस वे, डिफरेंट तरीके से ऋषियों ने कहा है। गीतम गाया है, गाया है मतलब कहा है। छंदो भीर विविधे पृथक, और छंदों में भी अलग अलग तरीके से बताया गया है। ये छंद क्या होता है? बहुत सारे वेद के नाम होते हैं। वेद, आगम, निगम, श्रुति, छंद, ब्राह्मण। तो छंद इज अनदर नेम ऑफ वेद। अब पूछेंगे क्यों? क्योंकि वेदों के मंत्र छंद, हर मंत्र छंदोबद्ध है। दैट्स हाउ ग्रेजुअली इट फेमस है छंद। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण देखिए, वेद को छंद का जो प्रैक्टिकल सबसे बड़ा प्रमाण है, जो हिंदुओं में सबसे पॉपुलर मंत्र है, वो मंत्र क्या है? गायत्री मंत्र। पर उस गायत्री मंत्र का, गायत्री का मंत्र के साथ कोई लेन देन नहीं, सिवाय ये कि उस मंत्र का छंद है गायत्री। गायत्री की जो गायत्री मंत्र है, उसकी देवता है सविता। सविता, उसमें जो टॉपिक है वो है बुद्धि प्राप्ति, है ना? पर मंत्र का नाम क्या पड़ गया? उस गायत्री, अगेन छंद। तो वेदों के कॉन्टेक्स्ट में छंद का बड़ा इंपॉर्टेंस है। इसलिए खुद वेद को भी छंद कहते हैं। तो यहाँ क्या कहा? छंदो भेर विविधे पृथक। छंदों के द्वारा, यहाँ छंदों के द्वारा मतलब वेदों के द्वारा भी अलग अलग तरीके से
इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन हुआ है। और अगला, ब्रह्म ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव, ब्रह्म सूत्रों के पदों में भी इसकी डिस्कशन है। ये ब्रह्म सूत्र कौन है? जो आप लोग प्रिविलेज्ड हो, आप लोग पढ़ चुके हो ब्रह्म सूत्र, वही ब्रह्म सूत्र वेदांत। पद मतलब उसकी जो सूत्र हैं। तो ब्रह्म सूत्र के वाक्यों में, सूत्रों में भी इसकी डिस्कशन मिलता है। प्रकृति, ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, आत्मा, परमात्मा, शरीर, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, इसकी चर्चा। और लास्ट, हेतुमत भीर विनिश्चित ही। और जो हेतुमान लोग होते हैं, जो रैशनल लोग होते हैं, हेतु मतलब रीजनिंग, लॉजिक, और हेतुमान दो जो फॉलो द रैशनलिटी, रीजनिंग, ऐसे लोगों के द्वारा भी सबसे ज्यादा वर्ड अगर हेतु, हेतु का मतलब होता है कॉज, कजेशन, द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, यही है रैशनलिटी ना, यही है रीजनिंग, इसको एस्टैब्लिश करना है। तो इसका मतलब है बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इसकी बातें कही है। वेदों में भी ये डिस्कशन है, ब्रह्म सूत्र वेदांत में भी डिस्कशन है, न्याय दर्शन आदि जहां हेतु, कॉजेशन इंपॉर्टेंट रोल रखता है, उसमें भी ये डिस्कशन है। तो मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात, खेती बाड़ी की बात, वो खेती बाड़ी इतना इतना इसको आप लाइटली मत लेना। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डीप टॉपिक है, जिस पर इतने इतने सारे शास्त्र परंपराओं में डिस्कशन हुआ है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचरः। ये है खेत की डिस्क्रिप्शन है। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे? खेत और किसान, कहानी, यही कहानी पढ़ेंगे ना, खेत और किसान की, है ना। तो इसमें अभी देखेंगे खेत किसको कहते हैं। वो खेत जिसके बहुत सारे विकार है, मॉडिफिकेशन है। स्टार्ट कहां से होती है? महाभूतानी, जो पांच महाभूत हैं, पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, फिर अव्यक्तमेव च, इंद्रियाणि दशैकम, 10+1, 10+1 कितना होता है? 11, 11 इंद्रियां, पंच इंद्रिय गोचरा, और 5 ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस। पहले ऊपर वाला लीजिए, महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त। ये चार चीजों को आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा, आई हो, कि जो इवोल्यूशन है, सबसे पहले क्या होती है? प्रकृति। बताइए, प्रकृति आप कैसे डिफाइन करेंगे? ये प्रकृति किसको कहते सत्व रजतम को गुरु जी। हैं? सत्व रजत तम का कॉम्बिनेशन। और यूनिवर्स के कॉन्टेक्स्ट में इसको क्या, कैसे, क्या है ये? प्राइमोर्डियल मैटर। ओके, हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब पूरे संसार की जो प्रधान। जो ओरिजिन है, जहां से ये चीजें बनती हैं, है ना, तो उसको प्रकृति कहते हैं। और वो सबसे सूक्ष्म होता है, जी। सेटल होता है। उससे जो चीज पैदा होता है, जो फर्स्ट इवोल्यूशन है, वो क्या है? महा महातत्व। महतत्व, महत या महतत्व। जी। उसी का दूसरा नाम बुद्धि भी होती है। जी। महतत्व से के बाद जो थोड़ा ग्रॉस फॉर्म में आता है, उसको क्या कहते हैं? अहंकार। अहंकार। और अहंकार के बाद फिर पंच तन्मात्राएं आएंगी। तन्मात्राएं, तन्मात्राएं, एक जाता है मन, माइंड, और दूसरी तरफ आते हैं आपके पंच सूक्ष्म महाभूत, जी। मतलब जो सटल एलिमेंट्स होते हैं, रूप रस गंध, जो पृथ्वी आपस तेज वायु आकाश, पंच महाभूत। ये हो गया जो एक तरफ। दूसरे तरफ है पंच ज्ञानेंद्रियां, आपके आंख, कान, नाक वगैरह। फिर वो पंच जो सूक्ष्म महाभूत है, 5 जो सटल एलिमेंट्स है, उसमें फिर महाभूत बनते हैं और आगे की दुनिया चलती है। अब इसको उल्टा कर, उल्टा मतलब अब ग्रॉस से शटल की ओर जाती। बनती तो ऐसी है बनती तो ऐसी है क्या, शटल से क्रॉस। पर जब समझना होता है,
ग्रॉस से शटल समझना। आपको पहले यूनिवर्स को समझना है। यूनिवर्स को समझने के बाद उसकी जो ओरिजिन है, आप जाएंगे पंच सूक्ष्म महाभूत, पंच महाभूत। पंच महाभूत से सेटल होगा पंच तन्मात्रा। पंच तन्मात्रा समझ में आएगा तभी आपको समझ में आएगा अहंकार। अहंकार समझ में आएगा तो महतत्व, महतत्व समझ में आएगा तो प्रकृति। समझना हमेशा सरल से कठिन, ग्रॉस से शटल होती, पर बनती हमेशा शटल से ग्रॉस की ओर। ग्रॉस की तरफ। मुझे आजकल एक, वो आप लोग मोस्ट ऑफ लोग इंजीनियर्स हैं तो आप बता पाएंगे, मुझे ये कभी समझ में नहीं आता था, जैसे ये वेपन्स वगैरह खरीदते हैं ना, वो जेट वगैरह या मिसाइल्स हैं या रॉकेट्स हैं, ये सब खरीदते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी नहीं देते हैं, एक दूसरे को शेयर नहीं करते हैं, और वो इतना ज्यादा उसको प्रोटेक्ट करते हैं। इवन लड़ाई में भी वो कोशिश करते हैं कि जो जहाज या मिसाइल जाए वो गिरे तो उसकी पार्ट्स या तो पूरी तरह नष्ट हो जाएं या अपने ही देश में गिरे। क्यों? तो उसके लिए वो एक वर्ड कहते हैं, कौन सी इंजीनियरिंग, मतलब जो रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स, या रिवर्स इंजीनियरिंग। तो मुझे समझ में नहीं आता था रिवर्स इंजीनियरिंग, अभी भी पता नहीं, आप लोग क्लियर करेंगे जो मैंने समझा। तो मैंने अज्यूम किया ये रिवर्स इंजीनियरिंग के मतलब यही होता होगा कि जब बनता है तब तो भाई ना ऐसे छोटे से ऐसे बनता है, और वो तो पता नहीं है। रिवर्स इंजीनियरिंग सपोज एक आपके पास साइकिल है, जैसे बच्चे करते हैं, अब साइकिल की सारी पार्ट्स को आप खोल रहे हैं, पुराने साइकिल को, तो जो खोलते जा रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि कौन सा कनेक्शन कहाँ जुड़ता है, तो आप नोट करते जाते हैं। तो जैसे बनाते समय आप जाते हैं तो उसके रिवर्स करते जाएंगे तो भी आपको पता लग जाएगा कि साइकिल बना कैसा। तो आप पहले खोलते जाएंगे, उसकी रिपोर्ट बनाते जाएंगे, फिर जो लास्ट में जिसको खोला जब बनाएंगे वो फर्स्ट में बनेगा। तो यही मीनिंग सही है ना जो मैंने समझा, या कुछ और है मनोज जी? हाँ नहीं, यही है, और पूरी साइंस रिवर्स इंजीनियरिंग है। साइंस में एक चीज को लेके आप प्रिंसिपल बनाते हो, तो हम्म। न्यूटन ने एक सेब को देख के सपोजिडली पूरा हम्म। प्रिंसिपल, दैट इज कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग। और जितना अच्छा साइंटिस्ट होता है वो उतने कम सैंपल देख के अच्छे प्रिंसिपल्स बना ले। तो दैट इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क। सो यह आप कह रहे हैं मतलब जो साइंस की है वो भी रिवर्स इंजीनियरिंग से ही चलती है। बिल्कुल। सो या, तो ये मुझे काफी सालों तक समझ में नहीं आता था, अभी रिसेंटली मैंने अज्यूम किया कि रिवर्स इंजीनियरिंग किसको कहते हैं। तो अब तो अच्छा है कि आप लोगों से बात हुई तो क्लियर हो। ध्यान रखिए यही है, किसी चीज को समझने के लिए तो आपको रिवर्स इंजीनियरिंग ही से ही समझेंगे, है ना? नहीं, पर जो एक्चुअली वो बनता है वो तो छोटे से बड़े होकर बनता है। जब आपको रिवर्स इंजीनियरिंग समझ में आएगी तो फिर आप भी बना सकते हो। तो जब पढ़ाया जाता है तो यहीं से पढ़ाया जाता है। यहाँ भी उन्होंने कहाँ से स्टार्ट की? महाभूतानी, पांच महाभूत, सब जानते हैं, बताने की जरूरत है। पृथ्वी, पृथ्वी मतलब अंग्रेजी में अगर लूजली ट्रांसलेट करे अर्थ, आपः पानी वाटर, पृथ्वी आपस तेज, फायर एनर्जी, वायु एयर गैस, और आकाश ईथर और वैक्यूम। ये ग्रॉस से शटल की ओर। पर जो अंग्रेजी में या हिंदी में जो भी हम अर्थ करते हैं, है ना, कि पृथ्वी जल वायु आदि आदि, ये भी और अंग्रेजी में भी जो करते हैं, वो वर्ड बहुत ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि लोग नॉर्मली उसको उसी अर्थ में लेते हैं जिस वर्ड को। अब पृथ्वी मतलब पृथ्वी प्लानेट, पानी मतलब पीने वाला पानी, है ना? नहीं, आग मतलब जो जलता हुआ आग। ये बड़ा इसमें कुछ, इसका कोई सेंस नहीं बना। तो इसीलिए ये ध्यान रखना जरूरी है, ये पृथ्वी पानी हवा ये नहीं है, ये सिर्फ नाम है, कोई नाम देना है। ये इसका सिंपल मीनिंग है, जो मैटेरियल वर्ल्ड है
उसमें उसकी जो 5 तरह के फॉर्म होते हैं। कुछ सॉलिड फॉर्म में होता है, जो सॉलिड फॉर्म है उसी को ही पृथ्वी तत्व कहा, जो लिक्विड फॉर्म में है उसको जल तत्व या वाटर कहा, जो गैस या एयर फॉर्म में है उसको वायु तत्व कहा, कुछ होते हैं जो एनर्जी फॉर्म में है उसको फायर या अग्नि तत्व कहा, और जो वैक्यूम है, जो खाली है, उसी को आकाश या ईथर। तो ये समझना बड़ा जरूरी है। इसको हवा पानी आकाश की तरह मत लीजिए, क्योंकि वो कंफ्यूजिंग करेगा। तो सारा दुनिया इन 5 तरह की चीजों से बनी है, महाभूत। और उन महाभूत बने कहां से, कहां, किससे? उससे जो सूक्ष्म है वो है अहंकार। अहंकार आप सब पुराने आते रहते हैं तो बताने की जरूरत नहीं। वो अहंकार ईगो का नाम नहीं है, जिसको हम आम व्यवहार में ईगो के रूप में यूज करते हैं, वो ईगो नहीं है। वो एक सेंस ऑफ, एक स्टेट ऑफ इवोल्यूशन है, एक पर्टिकुलर स्टेट है। फिर अहंकार से नीचे जाएंगे, अहंकार से पहले तन्मात्रा, तन्मात्रा से पहले अहंकार, अहंकार के फिर महतत्व, जिसको यहाँ शब्द क्या दिया? बुद्धि। बुद्धि। देखिए, महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्तम। महतत्व, बुद्धि, उसके बहुत सारे नाम होते हैं। बुद्धि से अगेन कंफ्यूज नहीं होना। बुद्धि मतलब हमारा जो विजडम है उसको, वो भी एक टर्मिनोलॉजी या पारिभाषिक शब्द है। और लास्ट में क्या आता है? अव्यक्त। ये अव्यक्त किसको कहा? प्रकृति को। प्रकृति के भी बहुत सारे नाम है, प्रकृति, प्रधान, माया। माया भी है, आपने श्वेताश्वेतर उपनिषद में पढ़ा। प्रकृति मायाम तो प्रकृतिम विद्धि मायिनम तो महेश्वरम। प्रकृति को माया जानो, माई महेश्वर को जानो। तो माया। और अव्यक्त, अव्यक्त क्यों? अनमैनिफेस्ट। व्यक्त मतलब मैनिफेस्ट, अव्यक्त मतलब जो मैनिफेस्ट नहीं है। तो ये 5 जो इवोल्यूशन है जहां से दुनिया बनी, यही है खेत की कहानी। मूल खेत तो है प्रकृति, अव्यक्त। फिर इस खेत में जो थोड़ा इवोल्यूशन हुआ वो हुआ महतत्व, उससे अहंकार, उससे तन्मात्राएं, उससे महाभूत आदि आदि बनते हैं। फिर जब पंच महाभूत बन जाते हैं, फिर पंच महाभूत के साथ और आते हैं, क्या आते हैं? इंद्रियाणि दशैकम च। 10 जमा 1 मतलब 10 + 1 11। 11 इंद्रियां आती हैं, पता है आप सबको, है ना? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 सेंसेस ऑफ नॉलेज, आपकी आंख, कान, स्किन, मुंह आदि आदि। आंखों से देखने के लिए आंख, सुनने के लिए कान, सूंघने के लिए नाक, चखने के लिए जीभ, और छूने के लिए, फीलिंग करने के लिए स्किन। तो ये 5 तरह की ज्ञानेंद्रियां। फिर 5 तरह की कर्मेंद्रियां। कर्म जो हम करते हैं, ये आपके नाक, कान, मुंह आदि आदि आदि, हाथ, पैर आदि आदि, 5 तरह की कर्मेंद्रियां। और पंच इंद्रिय गोचरा। इंद्रिय कहते हैं सेंस, गोचर कहते हैं द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस, जिस चीज को इंद्रियां रिसीव करते हैं। आंखों से क्या रिसीव करते हैं? जो देखने लायक चीजें, रूप जिसका है। कानों से किसको रिसीव करते हैं? जो सुनने लायक चीज, मतलब शब्द, साउंड। नाक से किसको रिसीव करते हैं? स्मेल, जो सूंघने लायक चीज है, स्मेल। जीभ से किसको रिसीव करते हैं? रस, जिसमें टेस्ट हो। और स्किन से किसको टेस्ट करते हैं? जो ठंडा, गर्म आदि, स्पर्श, टचिंग। तो इस रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, है ना, ये सब चीजें जो ये हैं 5 ऑब्जेक्ट, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द आदि, ये सब मिला करके, अच्छा इनको काउंट करिए कितना है। 11 हो गए इंद्रियां, 5 हो गए इंद्रियों के ऑब्जेक्ट, रूप, रस, गंध, स्पर्श 16, फिर महाभूत 17, अहंकार 18, महतत्व 19, और प्रकृति 20। ठीक है, 20 तत्व हो गए। तो 11 इंद्रियां कहाँ से आई गुरुजी? 10 तो 5 तो कर्म, 5 ज्ञान। अच्छा, हाँ, सर, हाँ। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 11वां मन है, मन। अंतःकरण।
वो बाहर अंदर दोनों में काम करता है। तो ये 11, इसीलिए 11, 11 5 16, 16 4 20 हो गए, ये 20 तत्व है। ठीक है, यही है आपकी खेत।